नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 के दूसरे सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसा समय चल रहा है जब हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, यानी कि कोरोना काल और लॉकडाउन। ऐसे समय में भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नई पहल के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ है। जी हाँ, रंग समागम 2020। हम हमारे माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासित श्री नीलकंठ तिवारी जी, प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री जितेंद्र कुमार जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग श्री शिशिर जी की परिकल्पना, प्रोत्साहन और आशीर्वाद से रंग समागम 2020 की प्रस्तुति आप सबके सामने कर रहे हैं। इस वेबिनार के जरिए हम जुड़ रहे हैं कुछ ऐसी विभूतियों से जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपना एक अहम मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत ही खास है। इन्होंने सिंगिंग भी की, ड्रामा भी किया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी इन्होंने एक लंबा अरसा बिताया और फिर ये एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के साथ भी जुड़ी हुई है। मैं स्वागत करना चाहूंगा रमा मैम का, और आज हम लोग इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे इनके सफर के बारे में जो कि बहुत ही सुहाना है। नमस्ते मैम। नमस्कार सौरभ मिश्रा और मेरे प्रिय साथियों बीएनए। रंग समागम में मेरा मतलब आप मुझे बुला रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं दिल से खुश इसलिए हूं कि जहां आप पढ़ते हैं और जब वहां आपको आमंत्रित किया जाता है तो आपको लगता है कि आपको अपने मायके बुलाया गया है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, आज के समय में भारतेंदु नाट्य अकादमी एक बहुत ही विशाल सा, अगर हम लोग कहें, एक विशाल सी बिल्डिंग बन चुकी है, बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है। लेकिन आप लोगों के समय में ये तस्वीर थोड़ी सी अलग थी। हाँ, उस समय मुझे याद है कि माउंट कार्मल के पीछे भारतेंदु नाट्य अकादमी, वो दो कमरों का एक घर कह लें या एक उसको बिल्डिंग कह लें, इमारत कह लें, वहां पर आप लोगों की शिक्षा हुई है भारतेंदु नाट्य अकादमी, जिस समय आप लोगों ने 83 85 का बैच रहा है। कैसा समय था मैम वो जिस समय आप भारतेंदु नाट्य अकादमी आए? बताएं, मुझे लगता है हम लोग उस समय इतने इनोसेंट थे। नो डाउट थिएटर शुरू से किया, संगीत नाट्य एकेडमी की चिल्ड्रन वर्कशॉप में भी काम किया, रेडियो में एंकर भी रही, एक्ट्रेस भी रही, और टेलीविजन का पहला बच्चों का टीवी वो था, ड्रामा था सुनहरा हंस, तो वो भी किया। लेकिन तब तक ये नहीं सोचा था कि ये करियर बन जाएगा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, साथ साथ ठुमरी भी सीख रही थी, क्लासिकल भी सीख रही थी। तो चूंकि मेरे फादर वॉज अ वेरी गुड ब्रॉडकास्टर, तो उनको लगा कि ये लड़की, इसमें इतना इंटरेस्ट है तो इसको ज्वाइन करना चाहिए भारतीय नाट्य एकेडमी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ऐसा कोई प्लान नहीं था उस समय 1983 में। तो राज बिसारे जी, पद्मश्री श्री राज बिसारे जी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर। तो उनको पता था कि तो मैं सही जगह अपने बच्चों को भेजूंगा जहां वो आजादी से काम कर सकेंगी, सुरक्षित रह के काम कर सकेंगी। तो और तब हम महानगर में रह रहे थे, महानगर में ही रह रहे थे, और हमारा पूरी पूरी हमारी फैमिली वही थी। तो बिल्कुल बहुत ही मतलब पास ही था, एकदम वॉक करके जाते थे, लंच में भी आ जाते थे। तो हमको लगता था कि हम स्कूल कॉलेज की मस्ती कर रहे हैं, साथ साथ ड्रामा भी सीख रहे हैं। तो इट वॉज अ ग्रेट फन, यू नो। हम्म। लेकिन वही बात है कि सीरियसली नहीं सोचा था कि अच्छा ये 3 इयर्स आई मीन कोर्स और ऐसे ऐसे हम 2 इयर्स कोर्स कैसे करेंगे। इतने अच्छे से सीखते सीखते, गाते हंसते गाते, इतनी सारी चीजें सीखते हुए हमको पता ही नहीं चला कि हमने क्या क्या कुछ सीख लिया। लेकिन अब जब उम्र के इस दौर में हम पहुंचे तो हमें लगता है कि वो कितना सुंदर समय था। यू नो, कोई टेंशन नहीं, ट्रेनिंग ली, हम्म। ट्रेनिंग में कहीं कोई टेंशन नहीं, एंड इतना क्रिएटिव माहौल। मैं सच बता रही हूँ, पता नहीं कैसे वो साल बीते। चंद्रमोहन जो हम्म। अभी नहीं है, राकेश पांडे, अनुपम श्याम, राजीव जैन, चित्रा मोहन, और हमारे बैच में सबसे पहले 3 लड़कियां आई थी।
वो हम्म, उसी जगह आई थी, महानगर वाले बीएनए में। हम्म, तो बहुत सीखा, इतनी मेहनत करते थे, छाव छाव करते थे, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है क्या ट्रेनिंग करते करते, ओ माय गॉड। सबसे ज्यादा मुझे उसमें थोड़ा परेशानी होती थी। चित्रा जी से बड़ी एक्सपर्ट थी, धीरे धीरे करते थे, कभी पैरों में दर्द होता था, जब आप बहुत एक्सरसाइज कर लेते हो। तो इतनी सारी चीजें सीखी, वो समय इतना सुंदर था। पर कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी के इस मोड़ पे मेरे लिए मैं एक इस समय केंद्रा की प्रोग्रामिंग हेड हूँ, बिकॉज ऑफ दैट बीएनए, बिकॉज ऑफ माय गुरु, बिकॉज ऑफ बहुत से लोगों की ब्लेसिंग्स। हम्म, तो वो समय मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत अच्छा था। मुझे याद है, क्योंकि घर पास था, कोई दिक्कत भी नहीं थी, टाइम से पहुंचते थे। और बिल्कुल फैमिली, फैमिली की तरह हमने ट्रेनिंग ली। लंच में चले जाते थे, भाटिया साहब, रवि केमू सर, राज साहब। तो कितनी अच्छी वो ट्रेनिंग भी थी, मुझे कभी कभी लगा ही नहीं कि टेंशन है, कौन आ रहा, कौन सिखा रहा, क्या कर रहा, बस हाँ, क्लास 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 क्लास। लेकिन बहुत सीरियसली, यू नो एज अ स्टूडेंट हमने सीरियसली चीजों को सीखा, हम्म, एक एक चीज सीखी, क्योंकि मेरे को कोई प्लान ही नहीं था थिएटर में आने का, लेकिन करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। बट मैं उसको अपना स्वर्ण काल जरूर कहूंगी ट्रेनिंग का। हम्म। मैम, शायद ये वो समय भी था, क्योंकि आपने खुद भी इस बात का जिक्र किया है कि आप, क्योंकि उसके पहले भी आप ठुमरी भी सीख रही थी, तो क्या सिंगिंग भी आपका पैशन रहा है? आपको सिंगिंग बहुत ही पसंद है? और मैं अपने दर्शकों से एक बात और भी शेयर करना चाहूंगा। वो घड़ी डिटर्जेंट का जो ऐड है, जो राइट राइट। वो पहली बार वो आपकी आवाज में वो रिकॉर्ड हुआ, और वो जो हम लोग सुनते हैं तो वो आपकी आवाज है मैम। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ने जब उस समय तो चूंकि हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद आप कोई ऐसा कमर्शियल, क्योंकि अपने उसकी गाइडलाइंस हैं, लेकिन जब लोग अभी सुनते हैं, अच्छा वो आपने गाया। तो मुझे याद है हरबंस जायसवाल जी के स्टूडियो में वो रिकॉर्डिंग हुई थी। और इवन उस समय रामायण भी चल रही थी, उसी के दौरान की बात है ये। तो एक लाइन सुनाओ। बिल्कुल 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 मैम। घड़ी डिटर्जेंट के की धुलाई सजना, मन भाई सजना, ऐसी सफेदी जो देखते बने। कुछ इसी तरह से था। वाह मैम। तो लेकिन 83 में भारतेंदु नाट्य अकादमी में आने के बाद क्या सिंगिंग से थोड़ी दूरी हो गई, समय कम मिलने लगा, या क्योंकि वो पूरे तरीके से ड्रामा आप सीख रहे थे और उसकी वजह से आपका जो सिंगिंग का जो पैशन था, या जिस तरीके से आप अपना रियाज कर पाते थे, उसमें थोड़ी कमी आई? देखिए, चूंकि फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें, सिंगिंग हो, ड्रामा की नॉलेज हो, एंकरिंग की हो, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि आप सोचिए, आप ड्रामा करते हैं, उसमें भी एक रिदम है, उसमें भी एक साउंड है, उसमें भी एक लय है। हाँ डेफिनेटली, पर मुझे बहुत से लोगों ने बोला, मेरे गुरु कहते थे कि रमा तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम्हें गाना चाहिए। इवन जब मैं बात करने में सीखती थी, इतनी अच्छी आवाज है, क्यों नहीं रियाज करती हो? तो डेफिनेटली लेकिन पता है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, इसलिए शायद मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बट मुझे ये पता है कि यस आई कैन सिंग। लेकिन एक फायदा मुझे जरूर हुआ कि जब भी नाटक किए तो लोगों ने मेरा संगीत का जो मेरा टैलेंट था उसको बहुत यूज किया। बिल्कुल। जैसे मिट्टी की गाड़ी में भाटिया सर ने प्ले किया। मुझे लगता था कि वसंत सेना तो हीरोइन है ही है, उसमें मदनिका भी हीरोइन हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरे जो गाने का टैलेंट है उसको इस्तेमाल किया। हम्म, जैसे उन्होंने भाटिया साहब ने कहा कि तुम ये वाला दामिने दाम के, मतलब मदनिका खिड़की पे खड़ी हुई है, ये वसंत सेना वाले में उसकी बात करी जो नाटक है। तो कहने की रमा, यहाँ पे इसको हम सूट कर सकते हैं, आई मीन ये सूट करेगा इस एरिया को, ये गाना। वो मैंने गाया, तो मेरे गाने को और जो कुछ मैंने सीखा उसको ड्रामे में काफी इस्तेमाल किया गया। हम्म, तो मुझे, और इवन रवि नागर का आपको याद होगा, जब इस दुनिया में नहीं है, बट ही वॉज बिल्कुल। वन ऑफ द फाइनेस्ट, आप ये कह सकते हैं, ड्रामा म्यूजिक कंपोजर। उनका ड्रामे का सेंस था, ड्रामे के साथ साथ म्यूजिक का। तो मैंने उनके साथ बहुत सारे कई ड्रामे ऐसे किए जिसमें मैंने गाना भी गाया। हम्म, मुल्ला नसरुद्दीन, उसमें आदरणीय जुगल किशोर जी जो हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन उसमें रवि नागर ने प्ले किया था। डायरेक्शन भी इप्टा ने किया था, मुल्ला नसरुद्दीन। तो उसमें रवि नागर ने मेरे को देखते हुए कंपोज किया था,
एक छोटा सा लम्हा, एक नन्हा सा पल, याद करके जिसे दिल रहा है मचल। रवि ने भी नाटकों में मेरे संगीत का उपयोग किया, मुझे गाने का खूब मौका दिया। तो शायद इस वजह से मुझे कमी महसूस ना हुई हो, क्योंकि लगातार मैं नाटकों में गा भी रही थी, एक्टिंग भी कर रही थी। तो मुझे लगता है इस पार्ट को उन्होंने मेरा ऐड किया मेरे एक्टिंग में। बिल्कुल 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 मैम। 83-85 का जो बैच था, आपने मैम खुद भी इस बात का जिक्र किया है कि वो पहली बार वो ऐसा समय था जब 3 लड़कियां भारतेंदु नाट्य अकादमी में एज अ स्टूडेंट आती हैं। आप थी, उमा जी आपकी जो सिस्टर है वो थी, यस। और साथ में चित्रा मैम, वो तीनों लोग थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उसके पहले लड़कियों वाले नाटक कैसे होते रहे होंगे। तो मैम, और वो अच्छा, सबसे पहला जो प्ले था जो कि हिंदी क्लासिक है, चूद्रक का मिट्टी की गाड़ी, ये जो प्ले हो रहा था, तो उसमें तो हाँ, लड़कियों के बिना तो सोचा भी नहीं जा सकता वो ऐसा क्लासिक करना। तो फर्स्ट टाइम मैम, जब फर्स्ट टाइम और हिमेंद्र सर के निर्देशन में वो प्ले हो रहा था, कैसा रहा पहले प्ले का अनुभव बीएनए में, और रिहर्सल्स कैसे होती थी? वो 2 कमरे थे और रिहर्सल कहाँ पे हो रही थी इस नाटक की? अच्छा, मिट्टी की गाड़ी में कॉस्ट्यूम किया था रवि केमू साहब ने, कुणाल केमू के फादर ने। जी जी जी। तो मैं बताऊं थोड़ा सा, एक्चुअली आज हम बहुत चीजों में ओपन माइंडेड हो गए हैं। आई मीन, जब उन्होंने कॉस्ट्यूम बनाए, उस समय की कॉस्ट्यूम, मैंने कहा हाय राम, मैं नहीं पहनूंगी, अच्छी नहीं लग रही हो। मतलब मैं आपको फोटो भेजूंगी अभी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन उस समय मुझे लगा था कि क्या मुझे, मैंने कहा सर नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि जब आप कोई कॉस्ट्यूम पहनते हैं कैरेक्टर के हिसाब से, और जब उसमें आप अपने को महसूस करने लगते हो उस कैरेक्टर को, तो कॉस्ट्यूम से सब भूल जाते हैं आपकी, अरे मैं कैसी दिख रही हूँ, यहाँ से ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप जब उसको ये सोचने लगते हैं कि आप वो कैरेक्टर उस कॉस्ट्यूम के साथ, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यस, वो जो प्ले था उसमें मैंने हमेशा ये महसूस किया कि जो मैंने, मेरे में जो इनोवेशंस थी, वो शायद इसलिए थी कि मेरे को इतना इस तरह की कॉस्ट्यूम पहनने का कभी एक्सपोजर नहीं मिला। और हम जब नाटक में आते हैं तो हमें लगता है कि हम कॉस्ट्यूम को नहीं देखते, हम उस कैरेक्टर को देखते हैं। तो उस प्ले में बस मुझे यही लगता था, कॉस्ट्यूम सर ये यहाँ से टाइट है, यहाँ से टाइट है, मैं नहीं पहनू। बोला नहीं नहीं, ये इसको सूट करे, इसके पहन करके देखो। तो मिट्टी की गाड़ी में एक तो कॉस्ट्यूम की बात थी, और भाटिया साहब ने हमेशा ये कोशिश की कि इस लड़की में जो टैलेंट है मैक्सिमम, मैं उसको कैसे जोड़ सकता हूँ। उसमें एक बार और बड़ा मजा आया, शो चल रहा था और मुकेश नैथानी वो मेरा हीरो था। हम्म। और वहां पे हम लोग डायलॉग भूल गए। जैसे होता है, अक्सर होता है, मुझे लगता है लोग भूल जाते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था अच्छा इम्प्रोवाइज भी करना है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड था। वो क्या करें, लेकिन प्रत्युत्पन्नमति, हम्म। उसको हमने इम्प्रोवाइज किया। तब मुझे पता चला कि थिएटर में अब कैसे आपको इम्प्रोवाइज करना चाहिए, कैसे आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कितनी जरूरी है। बिल्कुल और बिल्कुल। ऑडियंस को लगना ही नहीं चाहिए कि आपने कोई गलती की है, सिर्फ आपको लगना चाहिए कि आपका ये ब्लॉकिंग थी, यहाँ आपको खड़ा था, गलत आपने किया। ठीक है, हमें पता है ना, तो हम नेक्स्ट टाइम इसको सुधार लेंगे। तो इसकी बहुत सारी यादें हैं, जैसे रवि केबू सर का कॉस्ट्यूम इतनी ब्यूटीफुल, मतलब उस समय की कॉस्ट्यूम को बनाना, और उसके साथ पहन के हफ्तों रिहर्सल करना। तो आप उसके एक एक चीज से एहसास करते थे, उससे प्ले भी करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। दैट वाज अ वंडरफुल पीरियड। मुझे लगता है वो एक ऐसा ऐतिहासिक प्ले था। चित्रा, अनुपम, श्याम दादा, और बाप रे, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वो इतने प्यारे दिन थे, और प्ले भी बहुत हिट गया, बहुत हिट। राकेश पांडे, इट वाज अ वंडरफुल टाइम वी स्पेंड टुगेदर। और मुझे लगता है कि हमेशा जो हम आज ये कहते हैं ना कि क्या है, अपने अतीत की तरफ झांकी देखिए, आपको बहुत खूबसूरत यादें हैं जो आपको कहेंगी कि बहुत सुंदर लम्हा आपने जिया है, हर पल को जी। रिहर्सल्स कहाँ पे होती थी मैम? वो 2 कमरों का भारतेंदु नाट्य अकादमी, रिहर्सल्स के लिए वो इनफ स्पेस होता कोई था? दिक्कत नहीं, मैं यही कह रही हूँ, आप लोग कितने खुशकिस्मत हो कि आपके पास इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, 2 हॉल्स यू हैव गॉट, इतनी बड़ी बिल्डिंग अपनी। पर हमें कभी कमी महसूस नहीं हुई, किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। वी वर ऑल टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, इतनी एकता, मस्ती, खाना साथ, एक्टिंग साथ। लेकिन जी, टाइम नहीं देखते थे हम लोग।
एक तो मेरा घर पास भी था, तो ये भी नहीं था कि भाई देर हो जाएगी या कुछ ऐसा है। तो हम लोग आराम से काम कर रहे थे, पर रिहर्सल में हमें कभी ना रिहर्सल, ना क्लासेस, ना किसी चीज की कमी कोई कभी महसूस ही नहीं हुई। आज घर में बेटे का बेडरूम होना चाहिए, बेटी का बेडरूम होना चाहिए, एक ड्राइंग रूम होना चाहिए, एक डाइनिंग रूम होना चाहिए, एक लिविंग रूम होना चाहिए। ये आज की परिकल्पना है, अगर यू कैन अफोर्ड तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बिल्कुल कभी एहसास ऐसा नहीं हुआ। उन 2 कमरों में हमने रिहर्सल भी की, मस्ती भी की, सीखा भी बहुत, छाव भी किया, मतलब सब कुछ हमने वहां सीखा। एक जो सिमिलैरिटी है, आप एक तरफ तो भाटिया सर के साथ आप हिंदी क्लासिक प्ले कर रही थी, हाँ, मृच्छकटिकम, सॉरी, हाँ, मृच्छकटिकम, और उसी समय राज सर के साथ भी आप लोगों का काम चल रहा था। और मैं आपको मैम एक सिमिलर फैक्ट बताना चाहता हूँ कि 2013 में श्री राज सर ने हम लोगों के बैच के साथ द सीगल प्ले किया, और ये प्ले आप लोगों के साथ भी सर ने किया था। और वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन द प्ले वाज नीना। नीना नीना वाज द कार्निना। कैरेक्टर। वो यस। कमाल का कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर आपने प्ले किया था, वो बहुत ही ग्लूमी है, थोड़ा सा डार्क है, बहुत ज्यादा एंग्शियस है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि एम्बिशियस है। तो ये एक, मैं आपके बारे में जब स्टडी कर रहा था तो ये बात आपको पता चली, हिंदी क्लासिक से रशियन क्लासिक प्ले करने आए, और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट जॉनर है, और डिफरेंट ट्रीटमेंट है। इस तरीके से बात करूं, उस नाटक का कैसा अनुभव रहा, और श्री राज बिसारिया सर के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा मैम आपका? सौरभ, क्या बोलूं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसकी रिहर्सल वहीं पर शो नहीं हो पाया था उसका। ओ। यस। जो मुझे याद है। और अन्ना कारिना हमने इतनी रिहर्सल की, इतना किया, उसमें भी हम डूबे। लेकिन एक चीज तो जरूर है, जब आप ट्रेनिंग लेते हो, एक तरफ आप एक ऐसे प्ले जो मृच्छकटिकम है, एक तरफ चेखव, रशियन प्ले, तो अगर लेकिन इमोशन दोनों, आप किसी भी संस्कृति में काम कर लें, आप इस देश में काम कर लें, आप बाहर काम कर लें, इमोशन सबका एक रहता है। ठीक है। वो जो राज साहब के साथ एक जो सबसे बड़ा पॉइंट काम करने का मुझे हमेशा लगता है, वो आपको खुला छोड़ देते हैं, है ना। कहते आपको इस कैरेक्टर में अगर ऐसा लग रहा है कि आप इसको कैसे क्या क्या कर सकते हो, आप करो, जो जैसा महसूस कर रहे हो इसको समझ के करो, फिर जहां मुझे काटना होगा मैं काटूंगा। वो आजादी दे देते थे एकदम से। और मतलब ये जो प्ले है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हमने बहुत रिहर्सल्स की थी। राज साहब इसको, मुझे याद है साबिरा हबीब जी हमें रशियन क्लासेस लेती थी हमारी। हम लोग, हमारी भी लिए तो मैम, हमारी भी क्लासेस ली हाँ, है उन्होंने। साबिरा जी रशिया में रही हैं बहुत, उन्होंने वहां पर भी अपना टाइम गुजारा है। चेखव के प्लेस को उन्होंने अनुवाद भी उनका किया है। तो कभी कभी लगता है कि तो ये तो हमारे घर की कहानी है, या आज या हम किसी की लव स्टोरी और रोमांटिक स्टोरी देखते हैं तो लगता है कि दुनिया में प्यार एक ही है, वो अगर हम कहें अंग्रेजों का या अमेरिकन का या भारतीयों का, प्यार की भाषा एक ही है ना। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन एहसास, जो आप एहसास, जो प्यार को आप महसूस करते हो, चाहे नीना जिस कैरेक्टर में थी उसमें वो डिफरेंट शेड्स थे उसके, वसंत सेना, मदनिका, ठीक है, वो भी एक दूसरे से, मदनिका में भी जो उसके मैंने जो रोल किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे ब्रिज कटिंग कटिकम कर लें या चेखव का प्ले कर लें, बेसिक जो चीज है ह्यूमन की, आ, इसको मैं हमेशा एक बहुत ही पवित्र उसमें मानती हूँ। ये हमेशा जिंदा रहेगा साहित्य में। इसीलिए मुझे लगता है चाहे आप रशियन प्ले करें, हिंदी प्ले करें, कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि भाषा, अगर भाव है, भाषा कोई भी हो, आप हमेशा उसको जज्ब करते हो, हमेशा एंजॉय करते हो, अगर समझ सके आप तो। जी। तो मैम, जैसा कि आपने बताया इसका शो नहीं हो पाया था, द सीगल नाटक का शो नहीं हो पाया था, तो मैम वैसे और भी उस दौरान जितने भी नाटक हुए आप लोगों के साथ, उसके शोज कहाँ पर होते थे लखनऊ में? मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखिए ये तो तब तो रविंद्रालय भी था, ठीक है। हम्म। और उसके बाद बाद में जो ये आपका है ना, राय मनात बली, बाद में राय मनात बली में जो अतुल तिवारी ने हमारे प्ले किया था,
की हसीना की पहेलियां, जिसमें चित्रा भी थी, वो बीएनए में उसी जगह ट्रेनिंग लेकर के हमने शो वहां किया था। और शोज तो हमारे रविंद्रालय, और जैसे मैंने कहा कैसरबाग में जिस ऑडिटोरियम का मैंने नाम लिया, वहां पर हम लोग के हुए हैं शोज काफी। इवन उसका इनॉग्रेशन भी हम ही लोग के प्ले से हुआ था। ओके ओके, तो मैम उस दौरान अगर बात की जाए तो तीन गुरु थे भारतेंदु नाट्य अकादमी में। एक भाटिया साहब थे, राज साहब थे, और केमू सर थे। तो इन तीनों का जो स्टाइल ऑफ वर्क भी है, जो बिल्कुल आपस में अलग अलग है। हाँ तो हाँ और शायद केमू सर के साथ भी आपको एक नाटक करने का मौका मिला था। क्या नाम था शायद ये, मुझे अभी उसका, घासीराम कोतवाल घासीराम कोतवाल, आपने उनके साथ ये जी। प्ले किया था। हाँ तो हाँ। मैम ये जो तीन, इसके अलावा जिस भी तरीके की क्लासेस चलती थी, तो क्लासेस के लिए भी ये यही लोग होते थे, या फिर वो बाहर से भी कुछ गेस्ट टीचर्स को बुलाते थे? फॉर्चुनेटली बाहर से क्लासेस होती थी। हम्म, जैसे मुझे याद है कि इतने ज्यादा तो नहीं आते थे लोग, लेकिन यही टीचर हमारी ज्यादातर क्लासेस लेते थे। है ना, हम्म, भाटिया साहब स्टेज क्राफ्ट है, लाइट है, केमू साहब एक्टिंग, इसके अलावा कॉस्ट्यूम, राज साहब लेते थे, लंबी लंबी क्लासेस लेते थे। और इसके साथ साथ आए हैं बीच में लोग, आए हैं मुजफ्फर अली साहब आए हैं, बहुत से लोग आए हैं बीच में हमें ट्रेनिंग देने के लिए। और लेकिन हम कभी, हमें ऐसा नहीं लगा कि हमने कुछ सीखा नहीं, हमें लगा कि हम बिल्कुल सब कुछ सीख के बाहर निकले हैं। भारतेंदु नाट्य जी। अकादमी से बाहर निकलने के बाद फिर आपने स्कूल में जॉब की कुछ समय? यस यस। एक्चुअली क्या था कि मैंने चूंकि अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ, बीएनए में आने से पहले हम्म, ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने ठुमरी में डिप्लोमा भी किया, तो वो भी मेरे पास था। उसके बाद मुझे जॉब मिल गई मॉन्टफोर्ड स्कूल। मॉन्टफोर्ड स्कूल इज रन बाय मॉन्टफोर्ड ब्रदर्स। ये दुनिया में इसकी कई ब्रांचेस हैं। अभी महानगर बॉयज जो महानगर में है, दैट इज रन बाय मॉन्टफोर्ड ब्रदर्स। तो मैं बहुत कहती हूँ, पता है, उस समय मुझे ऐसा लगता था मेरे पास बहुत सारी जॉब्स थी, सच बता रही हूँ। मुझे तुरंत जॉब मिल गई मॉन्टफोर्ड में। तो मैं वहां पे मेनली बच्चों को गाने सिखाती थी, और बिलीव नहीं करोगे सौरभ, मैंने पहली बार वहां पे कैरल सिंगिंग सीखी। ओके। जब क्रिसमस आता है, बिकॉज ये ईसाइयों का हम्म, त्योहार है, तो बिकॉज मैंने कभी भी क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो कैरल जो होते हैं, ये बेसिकली जब क्रिसमस आता है, क्रिश्चियंस गाते हैं, तो मैं सोचती थी क्रिश्चियन स्कूल में कैरल्स में कैसे सिखाऊंगी, बिकॉज मैंने तो कभी सीखे नहीं थे। क्लासिकल सीखा, फोक सीखा, हिंदी गाने गाते थे। बट आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतनी वर्सेटाइल लाइफ, इतनी वर्सेटाइल सिंगिंग मिली। तो बिकॉज वो जूनियर स्कूल था, तो आई यूज टू टीच देम ऑल्सो, कभी कभी ड्रामा भी सिखाती थी। और असेंबली में जब क्रिसमस आने वाला होता है, 25 दिसंबर को होता है, तो नवंबर से ही असेंबली में कैरल सिंगिंग शुरू हो जाती थी। मेरे अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अच्छा एहसास होता था। देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि प्यार पूरे मुल्कों का एक ही है, ऐसे ही जब हम कैरल्स गाते थे, यीशु को याद करते थे, प्रभु यीशु मसीह को याद करते थे, इतना अच्छा लगता था। सभी लोग जब क्रिसमस होता है तो रात में कंटाटा होता है, कैरल सिंगिंग होती है, साइलेंट नाइट, होली नाइट, और वो था जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड हैज कम। तो मुझे मेरे साथ एक जो अच्छी बात थी कि मैं हर चीज सीखने को हमेशा तैयार रहती थी। तो वहां मैंने सीखा, मैंने ठुमरी, शास्त्रीय संगीत, बट then I taught many this carols। क्रिश्चियंस थे, उन सबसे सीखा और असेंबली में गाती थी, इंजॉय करती थी। और मैं आपको बता नहीं सकती, पूरी असेंबली में लोग इतनी शांति से, जब मैं शुरू करती थी गाना माइक पे, और एकदम शांति छा जाती थी। एक गाना और है जो मैं हमेशा सुनाती थी मॉन्टफोर्ट में, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो हम इतने सारे गाने असेंबली में गाते थे, वो इतना प्यारा पीरियड था। और सौरभ, जब मैं उस स्कूल को छोड़ के आई हूँ ना, तो बिलीव नहीं करोगे, बच्चे रो रहे थे, एंड आई वाज आल्सो क्राइंग, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था। वो मैंने वहां पे 91 में,
91 में यस, आपका सिलेक्शन हो गया था। अभी हम उस पे आएंगे, हाँ, उस चैप्टर पे आएंगे यस, अभी। हाँ आई मैम, जॉइन तो मॉन्टफोर्ट इन 1989। हम्म उसके 86 मॉन्टफोर्ट मैंने 86 में ज्वाइन किया था। 5.5 साल मैंने वहां पढ़ाया। बच्चे लिटरली मुझे इतना प्यार करते थे, वो रोने लग गए। लेकिन मैंने सोचा ज्वाइन करूं कि ना करूं, क्योंकि बाहर जाना है। बट इसमें इतनी आपकी प्रोग्रेस थी, इतनी बढ़िया जॉब थी। तो मैंने फिर यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया एज ड्रामा 91। प्रोग्राम यस 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 मैम। किस जी। टाइप की जॉब थी मैम ये ड्रामा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव? क्योंकि मैम एक चीज मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगा, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी आने से पहले आपने ठुमरी में डिप्लोमा किया हुआ था, और फिर उसके बाद भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में आपने 2 साल तक सिर्फ ड्रामा की पढ़ाई की, और वहां से निकलने के बाद फिर आप म्यूजिक की टीचर बन गई। आपने वहां हम्म। पे सिंगिंग सिखाया, 5 साढ़े 5 साल जॉब की। तो मैम एक बार कुछ लर्न किया, फिर 2 साल उसको अनलर्न किया, फिर उसके बाद जो पहले लर्न किया था उसमें जॉब की, और फिर उसको छोड़ के ऑल इंडिया रेडियो में फिर से वो ड्रामा एग्जीक्यूटिव वाली जॉब। तो मैम स्विच ऑन स्विच ऑफ भी होता रहा? हाँ, मैं बताऊं आपको, मॉन्टफोर्ट स्कूल में पढ़ाने का एक फायदा ये था कि मैं 1 बजे फ्री हो जाती थी। मेरा थिएटर कंटिन्यू रहता था, क्योंकि मुझे याद है मैंने यायावर के साथ बच्चों की बहुत वर्कशॉप की। वत्स उत्सव नाम का फेस्टिवल होता था समर्स में। तो हम्म। मैंने उन बच्चों को डायरेक्शन दिया। आई एम सॉरी मम्मी प्ले, काफी प्लेस मैंने, थिएटर मेरा कंटिन्यू रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने बच्चों के काफी प्लेस किए। मैंने इवन मैं उसके बाद जैसे रामपुर फैजाबाद पोस्टेड रही, वहां भी मैंने किया। मैंने थिएटर ग्रुप में भी काम किया, मैं दर्पण के साथ भी जुड़ी रही। थिएटर हम्म। मेरा चलता रहा। क्योंकि जैसे अब जॉब में मेरे साथ बड़ा मुश्किल है कि मैं इतना लंबा टाइम दूं, लेकिन स्कूल में नौकरी करने से एक फायदा ये हुआ कि आप 2 बजे फ्री हो गए। उसके बाद आप अपनी लाइफ जिए, आप रेडियो में नौकरी करिए। आई मीन रेडियो में आप अनाउंसर का काम करिए, मतलब फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते थे जॉब के साथ साथ। तो मेरे दोनों साथ चलते रहे। बट मैं जो आप जॉब मेरी एज ए म्यूजिक टीचर थी, ड्रामे भी, बल्कि मैं ड्रामे का पुट डाल ही देती थी कहीं ना कहीं। तो दोनों मेरे साथ साथ चल रहे थे। और आए मुझे लगता है कि मैंने पर एक बात है, मैं आप लोगों से ये बात कहूंगी, कभी भी कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। बिल्कुल नहीं, यू नो, बिल्कुल नहीं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप शुरू में बोला नहीं मेरा ये छोटा काम है, बड़ा काम, जो भी कला से जुड़ा हुआ काम है ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ा पैसा मिलेगा, ठीक है, हम्म। धीरे धीरे ये चीजें एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएंगी। बिल्कुल मैम। आप समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। एकदम से बड़ा काम किस्मत वालों को मिलता है, और हो सकता है कि उनके हार्डवर्क से भी मिलता है। इसलिए काम करते रहना चाहिए। खाली बैठने का मेरा सिर्फ क्या होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। आप में अगर अच्छे कोई भी टैलेंट है, राइटिंग की आपको लगता है आप अच्छे कर सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम कर, करिए करिए, कुछ करिए, पॉकेट मनी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत बचपन से अपने पापा से पैसे लेने बिल्कुल बंद कर दिए थे। आई वॉज इन 10th, आई मीन 8 वगैरह में मैं कभी पॉकेट मनी लेती ही नहीं थी, क्योंकि मैं रेडियो में प्रोग्राम करती थी। मैं बच्चों की वो थी, चिल्ड्रन प्रोग्राम की एंकर थी, यूथ की एंकर थी। तो मैंने कभी अपने पापा से पैसे नहीं मांगे, तो आज भी मैं ये कहती हूँ, और शुरू से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती चली गई। तो मैम मैं एक बात ये जानना चाहूंगा कि 91 से लेकर 2007 तक का ये समय रहा है, ये बहुत लंबा समय है जब आपने ऑल इंडिया रेडियो में एज अ ड्रामा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव काम किया। इसमें क्योंकि ये मैम रेडियो का प्रोग्राम है, इसमें किस तरीके के शोज होते थे या किस तरीके का काम होता था इस हाँ, दौरान? मेरी एक्चुअली क्या था कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने तो टीवी के लिए भरा था, ठीक है, बिकॉज मैंने बीएनए का कोर्स किया था। तो मैंने कहा कि मैंने तो टीवी के लिए भरा था, मेरा रेडियो में हुआ। तो उन्होंने बोला मैडम डोंट वरी, जस्ट ज्वाइन, बिकॉज मिनिस्ट्री एक ही है, तो आप वापस आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सीनियरिटी पे फर्क ना पड़े। सो ये ज्वाइन। तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो, मेरी पहली पोस्टिंग रामपुर में थी। चूंकि मैं बीएनए का डिप्लोमा ले चुकी थी, थिएटर में मैं इंटरेस्टेड थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैं रामपुर पहुंची, रामपुर मेरी पहली पोस्टिंग थी, और वहां मैंने ड्रामे में जितना मैं कर सकती थी, किस्से जिंदगी के, पहली ड्रामा सीरीज मैंने वहां की। तो जो आपने रेडियो के प्रोसीजर पूछा कि आप ड्रामा रेडियो में कैसे कर सकते हो,
ऐसे कि हम स्क्रिप्ट मंगाते थे। फर्ज करिए मैंने कहा कि कस्से जिंदगी के मुझे 13 एपिसोड बनाने हैं, पति पत्नी की नोकझोंक, जो समाज में चल रहा है, फैमिली, इन सब पे आप स्क्रिप्ट लिखिए। स्क्रिप्ट आई। हाँ, रेडियो में बस एक चीज है कि आपके वर्ड्स ही आपकी पिक्चर होते हैं। राइट। राइट है ना। थिएटर टेलीविजन में तो बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं। तो वर्ड्स, उसका कंटेंट, और फिर आपकी एक्टिंग, ये रेडियो में प्ले के लिए आपने स्क्रिप्ट मंगाई, रिहर्सल की, और उसके बाद आपने, मैं उसमें बहुत, मैंने खुद एक्टिंग भी की थी और डायरेक्शन भी मैंने दिया था। और फॉर्चुनेटली लोगों ने इतना पसंद किया उसको, फिर वही किस्से जिंदगी की छोटी छोटी इंडिपेंडेंट छोटी छोटी स्किट थी 15-15 मिनट की, फिर वो विविध भारती हवा महल से टेलीकास्ट हुई। एक जैसे अभी कभी आपको मौका मिले, अक्सर मुझे लोग मैसेज करते हैं, मैम हमने आपकी विविध भारती में एक स्किट सुनी है, लव कम अरेंज मैरिज, और कुछ एक आध इस तरह की थी, तो अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा तो हमारी पूरी जिंदगी में है। अच्छा, एक चीज और है, डीडी, डीडी तो मैं बाद में आई हूँ, उसके पहले मैंने उर्दू के लिए भी, रेडियो उर्दू के लिए हमने, एक नफी सिद्दीकी साहब है रामपुर में, बहुत अच्छे उर्दू प्लेस भी किए। तो वहां मैंने पूरे अपने कोशिश की कि मैं ड्रामा के जरिए कैसे लोगों को मैं शिक्षित कर सकती हूँ। मैंने ऑडिशन किए वहां पे, नए टैलेंट को मौका दिया। तो मुझे लगता है कि लोग अभी भी मुझे याद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैम इसके ये बहुत एक अच्छी बात है कि इस तरह के काम से ड्रामा के भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि ड्रामा स्कूल से निकल के आ रहे हैं, उनके लिए भी एक तरीके की जॉब क्रिएट हो रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं, हाँ, मैं एक चीज और बता रही हूँ। 90, एक्चुअली हमारा जो बैच, जो हमारा रिक्रूटमेंट ईयर है, दैट इज 1988। 1988 में, फिर 90 में हम, हमारे पास कॉल आया, इंटरव्यू हुआ, 91 में सारा मतलब मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जॉब ज्वाइन की। उस समय क्या था, अभी तो यूपीएससी ने बंद किया हुआ, बिकॉज प्रसार भारती, रेडियो टेलीविजन, मतलब हम लोग प्रसार भारती के अंडर काम करते हैं, प्रसार भारती एमपी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, राइट। तो उस टाइम क्या था कि लगभग मुझे लगता है 400 प्लस में जॉब्स निकली थी। ठीक है। क्योंकि उसमें हर भाषा में थी। जैसे हिंदी ड्रामे के लिए मेरा हुआ था, एक और भी हमारे 2-3 मित्र हैं, चार चार लोगों का हुआ था यूपीएससी से। तो उस समय तो था कि जैसे स्पोकन वर्ड है, चिल्ड्रन प्रोग्राम है, ड्रामा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, म्यूजिक का है, जो म्यूजिक के लर्नेड लोग थे वो भी भर सकते थे। तो उसमें उस समय क्या होता था, डिसिप्लिन वॉइस सिलेक्शन होता था। तो उसी में मेरा ड्रामा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ। अभी ये प्रक्रिया बंद है, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बट ऐसे ही हुआ है हम लोग के टाइम पे। तो 2007 के बाद, 2007 से जो 2016 का समय, आपने फिर अपनी जॉब स्विच की, या फिर उसमें शायद ये एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आपने जॉब स्टार्ट की, ये कितना अलग था मैम इससे, ऑल इंडिया रेडियो हाँ, जॉब? एक्चुअली बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि मैंने टेलीविजन के लिए भरा था। तो अच्छा। फिर जब मैं फैजाबाद पोस्टेड थी, अच्छा, मैं हमेशा सौरभ एक चीज कहना चाहूंगी कि ट्रांसफर्स को हमेशा बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मेरे लिए तो हमेशा एक वरदान साबित हुआ है। जैसे लखनऊ, जब मैं रामपुर से लखनऊ आई, तो लखनऊ में एफएम, मतलब अभी भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये बता करके आपको कि जब मैं रामपुर से लखनऊ वापस आई, तो यहाँ पे 2000 में 20 अगस्त 2000 की यादें मेरी आंखों के सामने बिल्कुल बसी हुई हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई से एफएम की शुरुआत हुई, एफएम रेनबो। और अरुण जेटली जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस समय आईएनबी मिनिस्टर थे, उनका आना, मतलब कुछ चीजें यू डोंट हैव टू रिमेम्बर, दैट इज इन योर माइंड, इट कम्स ऑटोमेटिकली। ये था, ऐसा हुआ। और वहां से एफएम की शुरुआत हुई, और जितने नए शो शुरू होते थे, जैसे कि गुड मॉर्निंग लखनऊ, आप लोग, मैं तो कह रही फिल्मों में ये बात बाद में आई, पहले हमने गुड मॉर्निंग किया है, आपको पता है एफएम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा मुन्ना भाई फिल्म में वो हाँ, था ना, उसके पहले हम जानवी। गुड मॉर्निंग लखनऊ कर चुके थे। तो उस 2-2 घंटे हम लाइव करते थे, मेरे साथी संजय पांडे, अनुपम पाठक, मीनू खरे, और बहुत सारे कैजुअल थे। वीरा थी जो आज डिफरेंट डिफरेंट चैनल में काम कर रहे हैं।
तो वहां एफएम शुरू हुआ, फिर मेरा ट्रांसफर हुआ हम्म। फैजाबाद, जैसा बताया मैंने। फैजाबाद में फोन इन मशीन आई हुई थी, तो हम्म। डेफिनेटली कोई ना कोई जिसको फोन उसमें, चूंकि मैं इतना लाइव कर चुकी थी, 4-4 5-5 घंटे लाइव करती थी। गुड मॉर्निंग लखनऊ। एक मजेदार किस्सा आपको बताऊं अगर आप बिल्कुल इजाजत बिल्कुल दें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लखनऊ में जब एफएम शुरू हुआ तो हेलो एफएम शुरू होता था, शाम को फिल्मी गानों का प्रोग्राम। हम्म। कैसर बाग एक्सचेंज में इतना, वो पूरा एक्सचेंज जाम हो जाता था कि लोगों की कॉल नहीं लगते थे, क्योंकि सब फोन मिला रहे होते थे प्रोग्राम में। और उस समय हम लोग लोगों की फरमाइश सुनाते थे, कॉल अटेंड करते थे। तो लोग कहते थे भैया वो नंबर, वो बिल्कुल आप, फिर हमें दूसरा नंबर दिया गया कि लोग एटलीस्ट 2 नंबर पे कॉल करें। एक मुझे एक बड़ी सुखद अनुभूति होती है कि मैं हेलो एफएम करके निकली, और अच्छा इस तरह के कमेंट्स आते थे कि वॉइस भी ग्लैमरस हो सकती है, मतलब आप ग्लैमरस तो हो सकते हैं पर वॉइस ग्लैमरस हो सकती है। ये वर्ड मैंने पहली बार, मतलब ये अप्रिसिएशन आई हर्ड फर्स्ट टाइम। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन करके। तो एक दिन क्या हुआ, मैं रात में प्रोग्राम करके हेलो एफएम करके निकली, तो एक ड्यूटी रूम होता है, ड्यूटी रूम बेसिकली दोनों जगह होता है, टेलीविजन में भी और रेडियो में भी। हम्म। वहां पे रेडियो में होते हैं तो आप प्रोग्राम सुनते हैं और लॉगिंग करते हैं कि एयर पे क्या क्या गया है, और टेलीविजन में जो जाता है वो आप लिखते हैं, जो भी हम्म। कमर्शियल प्रोग्राम गाना जो भी। तो मैं आई, मैं ड्यूटी रूम पहुंची तो उन्होंने कहा मैडम आपके लिए एक बुके है। मैंने कहा बुके है, कौन है? बोला नहीं, उन्होंने कहा कि उनको नाम मत बताइएगा, उनको बुके दे दीजिएगा कि उनका प्रोग्राम, हम उनके जबरदस्त फैन हैं। पर आज तक मुझे उस फैन का नाम नहीं पता, और तो बहुत फैन का नाम मुझे पता है, और इस बुके वाले फैन को मैं आज तक नहीं समझ पाई। बट इतने सुंदर, मुझे लगता है मुझे आवाज ने मुझे बल्कि राज साहब मुझे कहते कहते थे, राजू सारा जी, रमा तुम आवाज से ना एक दिन बहुत कमाओगी नाम। और मुझे लग हम्म। रहा कि सर की बात सही होगी एकदम। तो मैं तो हमेशा शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की कि मैंने आवाज के जरिए एक नाम कमाया। हम्म। और आपको बताऊं लखनऊ में जिंगल्स मैंने बहुत गाए हैं। हाँ। एक है बढ़िया खुशबूदार धुलाई, प्लस डिटर्जेंट केक से आई, काम में दम दाम में कम, प्लस से धोते कपड़े हम। एक समय ऐसा था कि हरबंस जायसवाल जी कहते थे कि वो लड़की कौन है, मुझे उन्होंने एक बार, हमने न्यू ईयर प्रोग्राम था उसमें उन्होंने कहा "अरे, ये तो टोटली कमर्शियल वॉइस है, इसको बुलाओ"। तब मैं हम्म। जॉब में नहीं थी। अच्छा। कितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज है। हाँ, तो मैं पहुंची फैजाबाद। फैजाबाद एक छोटा केंद्र है, और वहां मैंने जब शुरुआत की, लोग कहते थे मैडम कैसे शुरू करेंगे लाइव, हमें नहीं आता। मैंने कहा डोंट वरी, मैं यहाँ इतना अनुभव लेके गई थी। लगभग मैं 4 साल का अनुभव यहाँ से लेके गई थी लाइव शोज का, वहां मशीन थी। मैंने कहा डोंट वरी, आज से हम शुरू करते हैं फैजाबाद में पहला लाइव फोन इन प्रोग्राम। तो जितने भी वहां के गणमान्य व्यक्ति थे उनके हमने छोटे छोटे बाइट रिकॉर्ड कर ली, हम्म। और सब मुझे ऐसे देख रहे थे, बिहाइंड द कर्टन। आप, अच्छा लोग देखने भी आते थे कि एफएम शुरुआती दौर एकदम, हम्म। सामने आपके मतलब पैनल है इधर। अच्छा उस समय आपके पास बहुत ज्यादा गाने लोडेड भी नहीं थे, सीरीज होती रखी रहती हम्म। थी, कुछ लोडेड थे। कमर्शियल चलाना है, पैनल है, फोन इन है, मतलब अगर लाइट चलेगी तो लोग सोचेंगे कि, अगर आवाज नहीं आई या गलती से आपने कोई फेडर ऑन नहीं किया तो लोग सोचेंगे लाइट चलेगी। तो मैं कोशिश करती कि बैकग्राउंड म्यूजिक कंटिन्यू करके रखूं। हम्म। तो लोग मुझे देख रहे हैं कि ये कर कैसे रही, मतलब कितना आपको क्विक होना पड़ता है, बिकॉज आपको बोलना भी है, हम्म। फेडर ऑन भी करना है, आपको फोन इन मशीन भी, आपको फोन भी अटेंड करना है, आपको गाना भी सेलेक्ट करना है। तो आपको इतना अलर्ट होके, मतलब बहुत फटफट काम करना होता था। तो लोग मुझे देखते भी थे, बहुत लोगों ने मुझसे सीखा, बहुत लोग हैं ऐसे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो अभी भी कहते हैं मैडम आपसे सीखा। तो मुझे भी लगता है मैंने भी किसी से सीखा। तो फैजाबाद में जब पहली बार फोन इन शुरू हुआ तो लोग मुझे लिटरली चुपचाप खड़े होकर देखने लगे, मैडम आपसे हम सीखना चाहते हैं। उस दिन पहला फोन इन गया, और वो जो मशीन थी रखी हुई थी, शायद मेरा इंतजार कर रही थी, फोन इन शुरू हुआ। और फैजाबाद का जो फोन इन शुरू हुआ उसकी शुरुआत भी मैंने की, नॉट एज एन ऑफिसर, एज एन एंकर। मेरे को पता, मुझे लोग ऑफिसर कम जानते हैं, मुझे एंकर ज्यादा जानते हैं। और फैजाबाद आकाशवाणी को जो पहला अवार्ड मिला है, दर्द जो मिसाल बन गया, वो अभी उनको पद्मश्री मिला है, और फैजाबाद में पहला पद्मश्री उनको मिला है। और मैंने उनको फोन किया तो वो इतने खुश हुए, वो कहने के बिटिया मुझे तुम्हारा चेहरा याद है। तो मुझे लगता है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, बीएनए, मतलब खंडे भारतीय नाट्य अकेडमी में सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत लोगों से सीखा, और शायद मैं उनकी वजह से आज यहाँ हूँ। मैम आपने ये जो बात बताई ना, आई कैन एक्चुअली रिलेट
टू दिस बिकॉज मैंने खुद भी जब मैं 2013 में जब मैं खुद भारतेंदु नाट्य अकादमी में था, मैंने आपको पूरे शो को सिंगल हैंडेडली मैनेज करते हुए देखा है, क्योंकि जी। वो हाँ वो समय था जब बीएनए में एक शो दूरदर्शन के उससे हो रहा था, और आप हर एक चीज को, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वहां का क्रू के लोग हो, चाहे वो शो में लाइटिंग कैसी हो रही, तो यू वर मैनेजिंग एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय योर पर्सनालिटी। तो वो तो खैर मैम आई कैन रिलेट वेरी वेल। थैंक यू, मैं थैंक यू, थैंक यू। जी। वेलकम वेलकम मैम। तो इतनी जगह आपने काम किया, कई बार आपने जैसे बोला कि इस ट्रांसफर जैसी चीज को हमको बहुत ही पॉजिटिव मैनर में लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो मैम ये हर जगह आपका अकेले जाना होता था क्योंकि मुझे याद भी है कि एक इंसिडेंट ये भी है कि मतलब हाँ, आपके ही सीनियर रहे भारतेंदु नाट्य अकादमी में, फिर वो आपके हस्बैंड भी बने, हमारे आदरणीय सर अरुण अरुण सर। तो उनका भी साथ में पूरा आना जाना साथ में होता था, या फिर अकेले ही काफी कुछ मैनेज ट्रेवल करना पड़ता था? देखिए, चूंकि बीएनए में तो मैं जॉब नहीं कर रही थी, तो डेफिनेटली हम अलग अलग ही जाते थे। हाँ, एक बात जरूर है, जब तक मैंने गाड़ी नहीं सीखी थी तो मुझे अरुण जी छोड़ते थे। कभी ऑफिस में देर हो गया, बारिश हो गई, या अरुण जी बिजी हो गए, तो मुझे लगता था कि हाँ, इतनी देर हो गई, मुझे बुलाना ठीक नहीं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं पता है क्या सोचती थी, मैं कभी जब जैसे मुझे टेम्पो से आना होता था, जब ये बिजी होते थे, मैं सोचती थी कि मैं मन ही मन सोच, और मैं अच्छा सारे एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज टॉक टू योर सेल्फ ऑल्सो। यू नो, आपको ये लगता है, मैं सोचती थी कि कितने रमा, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो, परेशान करती हो, वो मीटिंग से छोड़ के आई मीन काम छोड़ के आएंगे ये। तो और फिर मैं देखती थी रास्ते में कितने उम्र दराज लोग गाड़ी चला रहे हैं। मैं एक बार जब मैं अमेरिका गई, तो मैंने वहां भी देखा कि 90-90 साल की महिलाएं, यू नो। मैं छोटा सा आपको अनुभव बता रही हूँ। हम लोग चूंकि अरुण जी के ब्रदर्स वहां पर हैं और मुझे सौभाग्य मिला जाने का, तो हमने बाय रोड बहुत जर्नी की वहां पर, इंडियाना, शिकागो, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क। तो हम लोग, चूंकि मेरे जेठ का बेटा, उसने हमें पूरा घुमाया, तो रास्ते में हम लोग जा रहे थे, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ा था, तो हम लोग मॉल्स में रुकते थे थोड़ी देर की, चलो वहां पे वॉशरूम चले जाते हैं। तो मैंने सोचा, तो हम वो वॉशरूम जाते थे, हम लोग वहां देखते थे, क्योंकि क्यूरियोसिटी, अमेरिका सुपर पावर कंट्री, कैसी है क्या, मतलब इच्छा थी हर चीज देखने की। तो मैंने देखा कि एक लेडी, ओल्ड सी लेडी, शी मस्ट बी अबाउट 80, ऐसे ही तो, एंड बड़ा डेक्ड अप, खूब अच्छे से सजे धजे। शी वॉज कैरिंग ऑक्सीजन अपने साथ, शॉपिंग कर रही थी ऑक्सीजन लेकर के वो। एक देखा, एक ओल्ड लेडी अकेले शॉपिंग कर रही है, तो मैंने सोचा जरूर बाहर कोई होगा, गाड़ी में ड्राइवर होगा। धीरे धीरे मैं उसको देखती रही, वो महिला गई, धीरे धीरे चल के गई, उनने पीछे अपना डिक्की खोली, उसमें सामान रखा, फिर वहां कोई नहीं था, और देखा वो खुद ही गाड़ी चला के मतलब जाने लगी 80-85। तो मैंने कहा, रमा तुम कितनी, मतलब एक महिला जब गाड़ी चला सकती है, तुम नहीं चला सकती हो? तो मुझे हमेशा लोग इंस्पायर करते थे कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं। तो मुझे तब मैंने गाड़ी सीखी। अच्छा, ये बोलते थे मैं सिखा दूंगा, मैंने कहा नहीं। अच्छा, मैं आपको मजेदार बात बताऊं, मुझे लगता है ज्यादातर वाइफ्स, हम बिकॉज यू नो व्हाई, क्योंकि हस्बैंड थोड़े पॉजिटिव होते हैं वाइफ के लिए ना। अरे नहीं, मैं सिखा दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे सीखनी नहीं है, मुझे सीखनी नहीं है आपसे गाड़ी। खैर, मैंने फिर वो एक स्कूल ज्वाइन किया, वहां सीखी, और 2-3 और लोगों से सीखी, फिर मैंने फाइनली गाड़ी सीखी, लगती तो मुझे सीख ली। तो मुझे लगता है कि जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, चाहे आप टू व्हीलर चलाएं, चाहे फोर व्हीलर चलाएं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो तब फिर इसीलिए मुझे सर फिर छोड़ने नहीं आते थे, हम्म। क्योंकि जब तक मैं सीख गई गाड़ी, तो फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। पर हाँ, ये जरूर है, साथ हमेशा रहा, ही कभी भी मेरा काम ऐसा होता था कि का हमेशा सब, मुझे लगता है कि महिलाएं हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकती। महिलाएं नहीं, सिर्फ आप, कोई भी जो भी इंडिपेंडेंट वुमन है, वो बच्चों और पति के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकती। खास तौर पर जब बच्चे छोटे होते हैं, उतना नहीं समझते। हस्बैंड का सपोर्ट एक, अगर औरत को आगे आना है, अगर आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो पति का सहयोग है, तो डेफिनेटली कितनी भी औरत इंडिपेंडेंट हो, पति का सपोर्ट से आप, मतलब यू लीड अ वेरी गुड लाइफ ऑल्सो। मनी मैटर नहीं करता है, मनी मैटर करता है, लेकिन एक सीमा तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।
और परिवार के साथ आप जब नौकरी कर रहे होते तो आपको इतनी बढ़िया स्ट्रेंथ मिलती है, तो मुझे हमेशा सपोर्ट उनका मिला। और पर मुझे लगता था कि बार बार मैं लेने आ जाऊं, मैं लेने आ जाऊं, मुझे लगता था क्यों लेने आ जाओ, तो इसलिए मैंने ये सीखा और मैंने कई लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा। हम्म। मैम जी। आपका जो सफर रहा है अभी तक जी। का, मैं सफर बहुत ही खूबसूरत सा सफर है। आपने इतना कुछ काम किया और आपने हर काम को, चाहे वो जिस तरीके का भी काम रहा, आपने उसको बहुत एंजॉय किया, उसको बहुत ही शिद्दत के साथ आपने किया है। और नो डाउट आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। इस समय, वर्तमान समय में आप हेड ऑफ प्रोग्राम एज एन असिस्टेंट वहां पर दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में कार्यरत है। इतना बिजी होने के बावजूद मैम, क्या 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 कभी ऐसा फील होता है क्या कि इतने ज्यादा काम की वजह से मैं अपने घर, परिवार, बच्चों को थोड़ा कुछ कम समय दे पाए, या हर चीज को आपने वैसे ही मैनेज किया है, जैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ वैसे ही अपनी पर्सनल लाइफ? कभी ऐसा लगा क्या कि कुछ चीजें छूट गई? पता तकलीफ तब होती थी एक्चुअली, चूंकि मेरे जो हस्बैंड है उनके तीनों भाई, एज आई टोल्ड यू, यस। दे वर नॉट इन इंडिया, तो अरुण की जिम्मेदारी ज्यादा हो गई थी। तो जब वो बीमार पड़े, मेरे मेरे साथ मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरी माँ भी मेरे साथ रही हैं। तो मुझे मैं फिर वही, मैं हमेशा चीजों को पॉजिटिव वे में लेती हूँ। परेशानी हुई, जैसे जब मैं पढ़ाती थी, जब मैं गोमती नगर में किराए के मकान में रहती थी, मॉन्टफोर्ट में पढ़ाती थी, सुबह सुबह मुझे जब जाना पड़ता था तो माय फादर वो सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मेरे पापा मेरे साथ थे, मेरी माँ मेरे साथ थी, मेरी सास मेरे साथ थी, मेरा एक कजिन भी था। जो आपने दो कमरे की बात की ना बीने की, मैं तब मैं भी दो दो ही कमरे में रहती थी, और हम सब ने हम मैंने उन सबकी सेवा भी की, नौकरी भी की है। और मुझे पता नहीं वो टाइम कैसे निकल गया। वो मुझे डेफिनेटली अरुण जी ने इतना सहयोग दिया। और मैं मॉन्टफोर्ट, पता, जब पढ़ाने जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं फ्रेश, मतलब मेरा चेहरा अजीब सा होता था, क्योंकि आप देर तक जगते थे, सुबह जल्दी उठ के काम करते थे, इतने हेल्पर्स भी नहीं थे, तो आज मैं याद करती हूँ, मैं भूल गई हूँ सारा। व्हाई? बिकॉज मुझे उन जिन लोगों की मैंने सेवा की, जो मैंने थोड़ी सी परेशानी झेली, मैं हमेशा एक बात कहना चाहती हूँ कि बुजुर्गों, मतलब मैं ये शायद मैंने अपने परिवार से सीखा, अरुण से सीखा। अरुण जी ने हमेशा मतलब एक चूंकि इस समय हमारे लाइफ पार्टनर की बात हो रही, फैमिली की बात हो रही, परेशानी की, तो फैमिली को लेकर के, अपने माता पिता को लेकर के, मेरे पेरेंट्स की केयर मैं भी करती थी। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो सपोर्ट मिला है और ये होना चाहिए। पता है आपको क्या होता है, मैं अभी ये महसूस करती हूँ, जब मैं, कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि मैम मेरा बच्चा बीमार है, मैंने कहा घर में कौन कौन है? कोई नहीं, हस्बैंड वाइफ बच्चे। मैंने कहा मैनेज करने में क्या दिक्कत है? ओल्ड पेरेंट है? नहीं है। तो मैं इसलिए ये बात इतनी कॉन्फिडेंटली कहती थी, बिकॉज मैंने वो टाइम जिया है, उनकी सेवा की है। तो डिफिकल्टीज आई, जरूर आई, क्योंकि एक तरफ तो मेरे पिता कैंसर से ग्रसित थे, मेरी सास, मेरे बच्चे छोटे थे, फुल टाइम जॉब में थी मैं, 9 to 5 जॉब में, 9:30 to 6। तो मुझे हमेशा लगता था मुश्किल तो है, लेकिन एक बार बताऊँ आपको, मुश्किल वक्त निकल जाता है अगर आप अ, अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ जीते हैं, रिश्तों को निभाते हुए। मैं बताऊं, आज जो मैं महसूस करती हूँ कि हम नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्तों से हम कटते जा रहे हैं। हम अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जिनकी वजह से हम हैं, यू नो मैं दिल से बता रही, ये आशीर्वाद है बुजुर्गों का। और मैं तो आज भी, मुझे अजीब सा लगने लगता है कि बच्चे कैसे माँ बाप को जब मैं स्टोरी पढ़ती हूँ, छोड़ के चले गए, झूठ बोल के चले गए। मतलब मैं नहीं, मुझे नहीं लगता फिर आप मतलब देयर इज समथिंग मिसिंग, आप एक अच्छे इंसान होने का रोल कहीं मिस कर रहे हैं। परेशानियां आती, मैंने कहा मैं भूल गई, परेशानी वो थी मेरे साथ, बहुत थी। आसान नहीं था 2 बच्चे पालना, फिर 4 बड़े बच्चे पालना। यू गॉट माई पॉइंट? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर, फादर, यस, यस, यस। निकल गया टाइम। और मैं एक बात आपको और बताती हूँ कि क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। बिल्कुल मैम। और मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं है कि आप नाराज नहीं, हम भी नाराज हुए होंगे, हमने भी रिएक्ट किया होगा, लेकिन बड़ा मोमेंट्री।
फिर सॉरी कह के आगे बढ़ गए, लेकिन उनको भी लगता नहीं अब थक गई है, भागना है, काम करना है, कितना काम करी, उनको भी एहसास, मुझे भी एहसास। तो दोनों तरफ से एहसास है, काम चलता है। पर मैं भूल गई उन सारी परेशानियों को, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो थोड़ी देर की थी, मुझे पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन थी परेशानी, और बिना परेशानी के कभी भी आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। ये मैम आपकी एक पर्सनैलिटी का, मैं अगर आपकी इस पर्सनैलिटी की बात करूं, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है आपके अंदर, मैं इस तरीके से मैं देखता हूँ, शायद ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा रीजन रहा है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में आया, आपने हंसते हुए हर चीज को डील किया है, और चीजों का फिर उनका सोल्यूशन भी निकला है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमें इतना सारा काम है तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। हम्म। मैंने आपका एक दो इंटरव्यूज मैंने आपके देखे थे, आप बहुत खुश रहती हैं, और आप मोमेंट में रहती हैं, आप हर एक पल को जीती हैं। ठीक है, और शायद मैम ये एक रीजन रहा है जिसकी वजह से इतनी सारी चीजों को आपने इतनी स्मार्टली हैंडल किया। अपने घर को भी एक आदर्श माँ होने के साथ साथ, एक अच्छी वाइफ होने के साथ साथ, एक अच्छी प्रोफेशनल होने के साथ साथ, आपने हर रोल को बखूबी निभाया है। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपके जीवन के बारे में इतनी सारी बातें जान के, और शायद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आज तक आपने शायद शेयर नहीं की थी। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से आपकी जो लाइफ के जो अनकहे पहलू हैं वो भी हमारे ऑडियंस के पास आएंगे, और बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी रही है मैम। तो मैम, ये जो पहल है रंग समागम 2020, इसके लिए हम हमारे आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री जितेंद्र कुमार जी, एवं निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, इनकी ये जो संयुक्त पहल है, इसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए। इस समय जो आपके डायरेक्टर हैं, आपके सचिव हैं, निदेशक सूचना हैं, मिनिस्टर हैं, हम सब कोविड-19 कोरोना वायरस के इस प्रकोप से, इस महामारी से जूझ रहे हैं। दुनिया संकट के दौर में थी जब ये शुरू हुआ। एटलीस्ट अब आप लॉकडाउन में नहीं है, अनलॉक पीरियड में है, तभी आप ये काम कर पा रहे हैं। हर जो समय होता है संकट को अवसर में बदलना, प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि जान है तो जहान है ना, बहुत सारी बातें, लोकल वोकल ग्लोबल। हम लोकल की बात करते हैं, हम वीएनए की बात करते हैं, मेरे लिए वोकल है, उसको लोकल को वोकल होना, जैसे अब हम आपसे बता रहे हैं। ठीक है, हम देखिए, अब मैं वही कह, जैसे प्रधानमंत्री जी जो बात की लोकल वोकल ग्लोबल, वो उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोडक्ट को जो लोकल है उसको आप वोकल बनाइए, फिर ग्लोबल करिए। अब मैंने इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ निकाला आपके इस बीएनए के लिए, अपने बीएनए के लिए, कि जो लोकली आपने ये बीएनए ने ये काम सोचा है, अब इस लोकल एफर्ट को जो आप कर रहे हैं उसको वोकल आप बना रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, वो भी उस संकट के दौर में जब कोरोना वायरस की बीमारी फैली है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा कदम है। घर बैठे देखिए, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं कोविड-19 की, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, एक टाइम तो ये था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। आप सोचिए, हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि शादी बगैर दोस्तों के, पार्टी बगैर दोस्तों के, मैन इज अ सोशल एनिमल। आप हम्म। समाज में रहते हैं तो आपको मिलना भी पड़ता है, लेकिन हम बार बार कहते हैं बी पॉजिटिव, लेकिन अब वो जमाना आ गया, पॉजिटिव तो लोग हो रहे हैं दूसरे सेंस में। जब ये विनाशकारी जो इस समय महामारी है, और हम बहुत जल्दी इस दौर से भी गुजर जाएंगे, ऐसे समय में बीएनए का ये एफर्ट ये कहता है, अपने लोगों को जोड़ता है, वो लोग जो यहाँ से निकले हैं, जो कला से जुड़े हैं। और आपको बताऊं, जो लोग रोज नहीं मिल पा रहे हैं, मैं तो आज आपके से बात कर रही हूँ, इसके पहले जिन लोगों ने इस रंग समागम में पार्ट 1 में, पार्ट 2 में जो भाग लेंगे, जो ले चुके हैं 1 में, उनके एक्सपीरियंसेस से डेफिनेटली कुछ सीखा होगा। और पता है सौरभ, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ऑटोबायोग्राफी।
हम्म। पता है आपको, आपको पढ़ने से बड़ा बहुत आपका मतलब इतना अच्छा लगता है, आपको लगता है आपको एक जिंदगी मिल गई, एक लाइन मिल गई। आप कभी परेशानी से में होते हो तो आपको लगता है कि ये एक जरिया मिल गया उससे बाहर निकलने का। तो मैं तो सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि ऐसे में आप प्ले भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सेफ रहना है। तो जोड़ना कैसे है, उनके अनुभव से कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड एफर्ट। और रंग समागम, जिसमें रंगों का समागम है, वो लोग जो चाहे वो डायरेक्टर के रूप में जुड़े हों, चाहे वो एक्टर के रूप में, स्टेज क्राफ्ट, लाइट, मेकअप, जो भी जिस भी फील्ड में थिएटर से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, टेलीविजन से जुड़े हैं, तो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मुझे मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब भी कुछ सुनती हूँ, देखती हूँ, तो यंग बच्चे जो इसको प्रोफेशन बनाने की सोच रहे हैं, भगवान चाहेगा जल्दी ये दौर खत्म होगा, ये बिल्कुल। महामारी का, और ये एक्सपीरियंस उनको हो सकता है कोई मेरा या किसी का एक सेंटेंस उनको ऐसी प्रेरणा दे जाए कि वो बीएनए ज्वाइन कर ले, है हम्म। ना। तो आपको नहीं पता लाइफ कब टर्न लेती है, कुछ नहीं पता। जैसे मैं एफटीआईआई गई, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने डिपार्टमेंट का, दूरदर्शन का, आईएनपी मिनिस्ट्री को धन्यवाद कहना चाहूंगी। वहां मैं गई तो मेरे को इतने अच्छे रिस्पांस मिले। मुझे लोगों ने बोला कि व्हाई डिडंट यू जॉइन बिफोर दिस एफटीआई। आई सेड मैं क्या बताऊं, मुझे ए ग्रेड उसमें मिला। तो मुझे लगता है दैट इज बिकॉज ऑफ बीएनए, दैट इज बिकॉज ऑफ माय दूरदर्शन, माय मिनिस्ट्री, माय म्यूजिक कॉलेज, मेरे फ्रेंड, मेरे फैमिली, मेरा परिवार। मैं सच बता रही हूँ। आप अकेले कभी कुछ नहीं करते हैं, आप कभी। अकेले चलते हैं, पीछे बहुत लोग आपको मदद करते हैं, लेकिन ये जरूर है आपके साथ अगर कोई ऐसा, और ये जान लीजिए कि आपको खींचने वाले भी बहुत लोग होते हैं, बढ़ाने वाले भी बहुत होते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि नेगेटिविटी में भी कुछ, हर आदमी पूरी तरह से कभी खराब नहीं होता सौरभ, बिल्कुल। लेकिन किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो इसलिए उसकी मैं अपने हस्बैंड, बच्चे, ऑफिस में भी ये बोलती हूँ कि जितना आदमी जितना ऊपर जाता है ना, उसको उतना ये देखना है कि मेरे नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं। मेरा एक भी हम्म। हार्श या मेरे एक भी हार्ड वर्ड उसको कितना दिल तक दुखी कर सकता है, हमें सबको देखना है। हाँ, अगर, और मैंने कहा था टॉक टू योरसेल्फ, मैंने गलत बोला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। रात में जब आप सोचते हैं जरूर सोचिए, वो चाहे आपका सबॉर्डिनेट हो, आपके ऑफिसर हो, जो भी हो, बाद में रियलाइज करो। सॉरी सॉरी वर्ड कहने से दुनिया की तमाम दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। सॉरी कहने से आप कभी बिल्कुल। छोटे नहीं होते हैं। सच बता रही हूँ, मैं अपने बच्चों से भी बोलती हूँ, बच्चे भी बोलते हैं, मैं सच बता रही हूँ। तो मैं तो हमेशा बीएनए को इसलिए धन्यवाद दूंगी कि बीएनए की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, यूपीएससी में पहली बार यूपीएससी ने बीएनए के 4 छात्रों को, विनय सिंह और बच्चन है, मैं और एक और है, 4 लोगों का, एक और है वाराणसी में है, इन लोग का, 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो दैट इज बिकॉज ऑफ बीएनए, बिकॉज मैं तो सिंपली ग्रेजुएट थी और भातखंडे से ठुमरी किया था बीएनए का डिप्लोमा। तो यूपीएससी ने बीएनए के डिप्लोमा को रिकॉग्नाइज किया। ये कितनी बड़ी बात है मुझे। मैं बिल्कुल। आपको बहुत अच्छे, मतलब बहुत खुश होकर ये बात बताती हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई गॉट अ लेटर फ्रॉम राज साहब। राज साहब ने कहा कि बीएनए बहुत हर्ष के साथ आपको ये सूचित करते हुए बेहद गौरव और हर्ष का अनुभव कर रहा है कि हमारे छात्र सेलेक्ट किए गए यूपीएससी में एज ड्रामा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। तो दैट इज बिकॉज ऑफ बीएनए। आज कोई भी बैठा हो, लेकिन मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगी कि हाँ, कला में अगर कोई व्यक्ति है तो कला का कद्रदान, उसका, उसको समझने वाला, उस कला को जानने वाला, शायद उस कला को अच्छे से समझ के आगे बढ़ा सकता है। पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और यू नो मतलब अगर सिर्फ इसी विषय पे बात करोगे तो आई हैव 100 पॉइंट्स टू डिस्कस अबाउट इट, बट दिस इज नॉट द मैटर। मैं इतना कहना चाहूंगी बीएनए के अपने सारे प्रिय साथियों से, बीएनए एक ऐसी जगह है। मैं इवन आपको तो हमारे भी लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में भी अब जरूरी हो गया ट्रेनिंग लेना, है ना, कि बेसिकली आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम्म। आप किसी भी जॉब में क्यों ना हो, आपको उनको बताना, उनको बोलना, उनको समझाना और अपनी बात कहना आना चाहिए। तो बीएनए के उन सारे बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीएनए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। ये आपके 2 साल, आप ये मत सोचिए कि जो सिखाया जाएगा वही सीखेंगे। आप खुद भी बहुत, मतलब जो क्लास पढ़ाई जा रही है वो तो डेफिनेटली आप करोगे करोगे। लाइब्रेरी है,
जो गेस्ट आते हैं क्लास के अलावा, आपको क्या लगता है कि आप उनसे और क्या सीख सकते हैं? ठीक है, अब सारी चीजें समझ में आती, कुछ एक पॉइंट आपका मतलब का निकल जाता है। क्लास के बाद की बात कर रही हूँ मैं। आप सीखिए, जो सीख सकते हैं सीखिए। मैं लोगों से बोलती ये मत सोचिए कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेने आए हैं। और कितना अच्छा लगता है जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत खुशी होती है। मैक्सिमम चीजें सीखिए, मैक्सिमम चीजों को आप एक्सप्लोर करिए। मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और बीएनए एक ऐसी जगह है, लोग कहते हैं मतलब बीएनए अच्छा, आपने, मैंने भातखंडे से भी किया है टुमरे में, बीएनए अच्छा, यू आर बीएनए ग्रेजुएट, आई फील गुड। तो मैं हमेशा ये कहना चाहूंगी, बीएनए को धन्यवाद देना चाहूंगी। स्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन सोचना चाहिए। और मैं बताऊं, कभी भी आदमी नकारात्मक चीजों को ना ले। अगर कोई बात कही जा रही है किसी चीज के लिए भी, आपके लिए, मेरे लिए, तो क्यों कही जा रही है पहले सोचें। लेकिन उस इंस्टीट्यूशन को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। जिसने हमें इस जगह पहुंचाया। और उन सारे लोगों को धन्यवाद तहे दिल से, जिन्होंने रंग समागम के बारे में सोचा। क्योंकि इस कोविड के पीरियड में दूर रहते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, आप इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। आपने जो रंग समागम का आयोजन किया, जैसा आप कह रहे हैं 2 भी शुरू हो गया, 2 में आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो आई एम रियली थैंकफुल। और डेफिनेटली मुझे भी आज, सौरभ, पता क्या लग रहा है, आपसे बात करके मैंने अपनी जिंदगी के पन्ने पलटे हैं, मुझे लगा कि कितनी लंबी यात्रा थी। और जब लोग कहते हैं कि अच्छा आपने ये भी किया, ये भी किया, मैं यूजुअली बताती हूँ, लोग मुझे एंकर ज्यादा समझते हैं। अब चूंकि मैंने थोड़े प्रोग्राम इसलिए कम कर दिए हैं क्योंकि मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। तो मैं एज प्रोग्राम हेड, मुझे लगता है, और मैं इन सब से कहना चाहती हूँ, जहां भी आप काम करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, मैं आज मैं ये बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ, मैंने जहां भी काम किया, और आपने भी जिक्र किया कि अपने आप को धोखा मत दीजिए। अगर मैं जहां डेफिनेटली। बैठी हूँ, जो उसका टाइम है, टाइम से जाइए। मैं बता रही हूँ आपको, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। जो आपका नियम है, उस नियम को फॉलो करिए, उसके अगेंस्ट मत जाइए। झूठ बोल करके चीजों को कि मुझे ये हो गया था, मुझे वो हो गया था, टाइम से ना आना, मैंने राज साहब से सीखा है। आज भी लोग जब देखते हैं अच्छा मैडम आ गई, मैडम की गाड़ी खड़ी हो गई, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं रामपुर, जब फैजाबाद पोस्टेड थी, लोग कहते थे आप 9:30 बजे ऑफिस कैसे आ जाती हैं। हम तो, मतलब मैंने कहा आ जाती हूँ, क्योंकि मंडे जाती थी, फ्राइडे में आती थी सेशन लीव लेकर के। तो मैं वहां पे जब 9:30 पहुंचती थी, मैंने कहा मैं 6 बजे अब चली हूँ, बस से चली हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ, और जो आपको नौकरी मिली है या जो मिलेगी, उसको कभी भी बहुत लाइट वे में मत लीजिए। बहुत उसके नियमों का पालन करिए। मैं कहती हूँ आपको कोई कुछ कहने ना पाए, आप लोग को कहें कि आप ये क्या कर रहे हैं। और जिस दिन अगर आप फॉलो करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको कहने की, खुद तो करते नहीं है कोई नहीं। जब तक आप खुद तो कर नहीं रहे हो, लोगों को बता रहे हो। इसलिए अगर आप टाइम से जाएंगे, तो आप किसी को कह भी पाएंगे भैया क्यों देर से आ रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात आप? बिल्कुल 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 मैम। ये मैं हमेशा डिसिप्लिन चाहती हूँ, मैंने डिसिप्लिन राज साहब से सीखा। और मैं अपने ये बताना चाहती हूँ, बीएनए में राज साहब भाटिया सर, केमू सर, राज साहब इज अ फादर फिगर लाइक टू मी। और मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन इज ऑन द टॉप। भाटिया साहब, गुरु को सख्त होना चाहिए, मैं मानती हूँ, सच बता रही हूँ। इज वेरी गुड टीचर एट हार्ट। केमू सर एक लाइवली टीचर, फ्रेंडशिप होनी चाहिए स्टूडेंट से, ये कॉम्बिनेशन है। तो मैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उसको इस समय इतना वक्त नहीं है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, बिकॉज ऑफ बीएनए मैंने इन सारे लोगों से सीखा, और इस दौर को आज फिर जिया। रंग समागम ने मुझे मौका दिया वो दौर जीने का, उन सुंदर मेमोरीज को याद करने का। आई एम सो ग्लैड। सो थैंक यू डायरेक्टर बीएनए, थैंक यू सचिव जी, शिशिर जी। बहुत मेरा उनसे मतलब अक्सर बातचीत होती रहती है, बिकॉज हम लोग इस तरह के जॉब में हैं। आपके सचिव जी को, मिनिस्टर साहब को, द्विवेदी जी को, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। और सारे टीचर्स को, चित्रा जी को, जुगल जी अब इस दुनिया में नहीं है, जहां भी होंगे मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगी। और मेरे प्रिय राज साहब, जो अभी मतलब बहुत अभी भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बिल्कुल पाटिल सर, केमू सर, जिनको भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। उन सारे स्टूडेंट को धन्यवाद कहना चाहूंगी, जितने भी बीएनए के स्टूडेंट्स हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, सबको तहे दिल से शुक्रिया। और सौरभ, सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगी, मुझे ये लग रहा था कौन इंटरव्यू लेगा, एटलीस्ट जो भी लेगा उसको बीएनए से जुड़ा होना चाहिए। यू नो व्हाई? बिकॉज
डीएनए की छोटी छोटी चीजों को आप जानते हो, तभी तो मैं इतना एंजॉय कर पाई हूँ इसे ड्रीम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।